जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे अहम मामला, जिसने भारतीय संविधान को जिंदा रखा, जिसने मूल अधिकारों का संरक्षण किया, जिसने भारत में लोकतंत्र को संरक्षित किया, जिसने भारत में लोकतंत्र को सेफगार्ड किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती केस की। केशवानंद भारती केस भारत के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला केस था, जहां पे 703 पेजों के जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए बात करते हैं केशवानंद भारती जजमेंट के बारे में। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड को लेकर के, क्योंकि एक आफ्टर इंडिपेंडेंस एक न्यू बॉर्न कंट्री के पास कई सारे चैलेंजेस थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें लैंड रिफॉर्म करना, लैंड राइट्स, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए लैंड्स की रिक्वायरमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लैंड्स की रिक्वायरमेंट थी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हर एक स्टेट चाहती थी सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म करना, और हर एक स्टेट उसके लिए लैंड रिफॉर्म भी कर रही थी, और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स भी लाए जा रहे थे। उसमें हम बात करते हैं केरला के बारे में। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 में आया, जो रिस्ट्रिक्ट करता है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 31 के तहत। अब यहां पे प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट की गई थी। इसी तहत जो एडनूर मठ है, जो कि कसरकोड डिस्ट्रिक्ट केरल में, यहां पे इनके लैंड को एक्वायर कर लिया गया केरल गवर्नमेंट के द्वारा। केरल गवर्नमेंट ने एडनूर मठ के लैंड को एक्वायर कर लिया, जिससे जो मठ के जो प्रबंधन थी उसको प्रॉब्लम होने लगी। और उस टाइम पे मठ के जो प्रबंधन प्रमुख थे, जिनका नाम है केशवानंद भारती, इन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में मार्च 1970, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट पिटीशन फाइल की, और रीट पिटीशन फाइल करते हुए चैलेंज कर दिया लैंड रिफॉर्म एक्ट को। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह थी कि उस टाइम पे एक टसल सा देखने को मिल रहा था पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अगर हम देखें तो गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट ने, क्योंकि देखिए यहां पे बात ये थी कि कहना ये था केशवानंद भारती जी का कि लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है ये कर्टेल कर रहा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ को, और आर्टिकल 31 को, क्योंकि फंडामेंटल राइट के वायलेशन का भी केस था यहां। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि जो टसल हम लोग देख रहे थे, जो टसल देखी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच, मेनली इसी को लेकर के थी कि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट की बात थी। पार्लियामेंट का कहना है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स द पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर। और डेमोक्रेसी में अनलिमिटेड पावर और एब्सोल्यूट पावर किसी को देना एक बहुत बड़ा खतरनाक साबित होता है, और डेमोक्रेसी में किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं। जैसे अगर हम गोलकनाथ केस की बात करें, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फंडामेंटल राइट इज सैक्रोसैंक्ट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। और यहां पे पार्लियामेंट कहती है कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है। यही बात गोलकनाथ केस में हुई थी। गोलकनाथ केस को भी चैलेंज किया गया केशवानंद भारती जजमेंट में, क्योंकि मैटर ये था। अब बड़ा प्रश्न ये बनता है कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड की जा सकती है, और फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का पावर अगर पार्लियामेंट के पास है, तो किस हद तक, क्या वो एब्सोल्यूट है, क्या वो एब्सोल्यूट पावर है कि पार्लियामेंट किसी भी एक्ट, किसी भी प्रोविजंस को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, किस हद तक अमेंड कर सकती है, क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का अधिकार है। अब यहां पे यही प्रश्न जो है केशवानंद भारती जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। इससे पहले तीन अमेंडमेंट्स हुए थे। एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। यहां 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में जब अमेंड की गई, आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया, और यहां पे कहा गया कि अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। और बात यह हुई कि यहां पे पार्लियामेंट का कहना था कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर,
पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कर्टेल करता है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को। आर्टिकल 31C को इंसर्ट की गई, यानी कहने का मतलब कि यहां पे आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर रहा है। और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें लैंड रिफॉर्म एक्ट को, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को इंसर्ट किया गया इन द नाइन्थ शेड्यूल। 9th शेड्यूल में अगर कोई प्रोविजन है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती है। अब इस तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया इन द केशवानंद भारती जजमेंट। और केशवानंद भारती जजमेंट पे यही जरूरत पड़ गई कि केशवानंद भारती जजमेंट ने 100 कई सारे जजमेंट्स में पैच, केशवानंद भारती जजमेंट ने पैच, केशवानंद भारती पैच, केशवानंद भारती केस में कई सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी की गई, कंपेयर किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि प्रोविजंस बड़े थे। मेनली बात हम ये कर रहे थे कि किस एक्सटेंट तक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड की जा सकती है। तो जब केसेस की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो दोनों तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, पिटिशनर का कहना था कि आर्टिकल 368 जो कि पावर है कि अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बट इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट पावर। आर्टिकल 368 इज नॉट एब्सोल्यूट, कैन नॉट कर्टेल फंडामेंटल राइट, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का कहना था कि आर्टिकल 368 जो कि एब्सोल्यूट पावर देता है, एक एब्सोल्यूट पावर देता है। गवर्नमेंट का कहना था कि 368 के तहत हमें एब्सोल्यूट पावर मिलती है, पार्लियामेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक जो आर्ग्यूमेंट थी। अब इस आर्ग्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट जब अपने जजमेंट की बात की, सुप्रीम कोर्ट में अगर यहां पे हम देखेंगे तो 13 जज बेंच थी। अभी तक का लॉन्गेस्ट बेंच जो है केशवानंद भारती जजमेंट बेंच को, केशवानंद भारती केस को कहा जाता है। 13 जज बेंच में 7:6 पे जजमेंट हुई थी। यहां पे मेनली बात की गई, यहां पे बात किया गया कि फंडामेंटल राइट जो कि क्रूशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल राइट। बट यहां पे आर्टिकल 24 सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑल्सो, बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, कैन नॉट कर्टेल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल वैल्यू है उसको कर्टेल नहीं की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कर्टेल नहीं की जा सकती है। और यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम पे दिया गया, जो कि एक जुडिशियल इनोवेशन है। और पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस को, यहां पे बहुत सारे प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर के तहत नहीं रखा गया था, लेकिन कुछ प्रोविजंस जैसे कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इन सारे प्रोविजंस को बेसिक स्ट्रक्चर के तहत रखा गया। और पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट के पास हर एक पार्ट को अमेंड करने का अधिकार है, बट ऐसे वो प्रोविजंस जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत आते हैं उसको अमेंड नहीं की जा सकती है। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। बट 9th शेड्यूल की भी जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 9th शेड्यूल में जो भी प्रोविजंस होंगे वो इस एक्सटेंट तक जुडिशियल रिव्यू नहीं होंगे कि अगर वो किसी भी तरह से, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कर्टेल करता है, वॉयलेट करता है, तो 9th शेड्यूल के प्रोविजंस पे भी उस एक्सटेंट पे जुडिशियल रिव्यू हो सकते हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हमारे देश में डेमोक्रेसी को सेव किया। क्योंकि अगर हम इससे पहले देखते हैं तो अगर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट के पास एक अनलिमिटेड पावर मिल चुका था कि वो किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत
पार्लियामेंट को रिस्ट्रिक्ट किया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आज भी हम लोग ये बात कहते हैं कि द केस दैट सेव द इंडियन डेमोक्रेसी दैट इज केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस ने हमारे देश में लोकतंत्र को जीवित रखा, हमारे संविधान को जीवित रखा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया। नाउ तो इसी के तहत अभी हम लोग एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको ये मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें दें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन एसोसिएटेड विथ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973? पहला ऑप्शन है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड रिफॉर्म, थर्ड है नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे ना। आप इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या लाइव ऑफिशियल के तहत। आप इस विद्या लाइव ऑफिशियल से आप अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर पेड बैच के साथ जुड़ करके तैयारी करना, एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच की रिक्वायरमेंट है कि यदि आप चाहते हैं कि कंप्लीट पैकेज इंक्लूडिंग आपके मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टेज सीरीज, मेंटरशिप, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेट है स्टडी आईक्यू पीसीएस। स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप यहाँ पे किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी के लिए आपके लिए एक अच्छा अवसर आपको यहाँ पे दी जा रही है। स्टडी आईक्यू पीसीएस अपने सभी बैचेस के लिए, अपने सभी स्टेट पीसीएस कोर्सेस में एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के लिए। और स्पेशल फोकस भी की जाती है आपके स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट्स को लेकर के। ठीक है, अगर मैं असम की बात करूं तो असम स्पेसिफिक कंटेंट, बिहार को तो बिहार स्पेशल, यूपी को यूपी स्पेशल, इन सभी पे काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फोकस की जाती है। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच के साथ ज्वाइन करना, इस बैच के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप studyIQ.com ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हर एक स्टेट पीसेस के कंटेंट्स को, हर एक स्टेट पीसेस के बैचेस को देख सकते हैं। ठीक है, चाहे असम हो या फिर मध्य प्रदेश हो, जिस स्टेट की पीसीएस के बारे में चाहते हैं आप यहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू पीसीएस को, एक्सप्लोर कोर्सेज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा एंड अदर स्टेट पीसीएस जारी, असम हो गया, पंजाब हो गया, जेएनके, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र पीसीएस एंड ईच एंड एवरी जो पीसीएस है यहाँ पे दी गई है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। सपोज मैंने जेएनके को ओपन किया और यहाँ से आप इसको बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ पे आप यहाँ पे जाकर के जो ऑफर्स हैं इसको अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस आपको अभी थोड़ा ज्यादा दिखेगा, बट यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कोड्स हैं, इसको एंटर करना होगा। एक कोड है, इसको एंटर करना होगा। यहाँ पे एंटर क्या करना होगा, VIDYALIVE। ये कोड अगर आप एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है, एक डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। और साथ में इसके साथ साथ आपको मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस आपको मिलती है। ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं और आप अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।